of higher quantum numbers, the classical and the quantum results they match with each other. और ये बोर का थ्योरी था, ये बोर ने जो है प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि ये दो पोस्टुलेट्स है एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट ए कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द क्वांटम थ्योरी एंड द क्लासिकल थ्योरी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो क्वांटम थ्योरी है इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज totally different from the classical theory. Modern physics is not totally different from the old physics, but they meet at some point. कहीं पर ये जो है एक दूसरे से मीट करते। From the correspondence principle, we conclude that the modern physics and the quantum theory that the modern physics and the quantum theory are not totally something different from the old or classical physics. The two theories meet at a certain point. At the limit of large quantum numbers, the two theories show same result. तो ये जो है दिस इज द बेसिक कंक्लूजन, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द कोरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो बोर ने दिया कि ये दोनों थ्योरीज जो है, दोनों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है एक आसमानी थ्योरी अचानक से आ गया एंड इट इज एक्सप्लेनिंग समथिंग, और ये क्वांटम और जो ओल्ड फिजिक्स है या जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं। इट इज नॉट। ये दोनों थ्योरीज जो है एक लिमिट पे जाके मिलते हैं एंड दिस इज रिक्वायर्ड। कोरेस्पॉन्डेंस थ्योरी जो है उन्होंने दिया था, सिर्फ ऐसे ही जो है एक प्रपोजल नहीं दे दिया। इट इज द रिक्वायरमेंट of any new theory in physics, that it should show same result as the old or Newtonian mechanics, Newtonian physics at some limit. अगर ये पूरी तरह से एकदम अलग हो जाता है देन दिस थ्योरी इज क्वेश्चनेबल। वो थ्योरी जो उस समय क्वेश्चनेबल हो जाता। समझ में आया यहां तक? हेलो? यस सर। अब ये जो है दिस वाज द बोर थ्योरी। अब ये बोर थ्योरी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। बोर मॉडल ऑफ एटम, इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, इट इज स्टिल यूज्ड, it is still acceptable and it is the, तुम कह सकते हो कि it is the only theory that is used in the explanation of the atomic phenomenon. लेकिन इसके बाद भी जो है कोई भी नया थ्योरी या कोई भी नया जो एक्सप्लेनेशन आता है, there are some points where it lacks something. lack मतलब कमी, उसमें कुछ कमी होती है और इस कमी को ठीक करने के लिए फिर क्या करते हैं, then again some modification is done. अगर modification नहीं हो पाया तो नया थ्योरी आता है। तो ये जो बोर्स थ्योरी है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने इसने जो है इसने एक्सप्लेन किया द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है इसको जब और अच्छे से स्टडी किया गया, there were some points that still required an explanation. Bohr's model was able to explain the line spectrum of hydrogen
to a very good extent. However, when the line spectrum was observed with high resolution spectrometer, then there were some aspects that still required an explanation. अब इसको जो है, इसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, रेजोल्यूशन मैंने समझते हो कि नहीं? रेजोल्यूशन, किसी इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन समझते हो? यस सर। क्या होता है? सर किसी दो चीजों को डिस्टिंग्विश करने की जो पावर होती है। कौन सी दो चीजों को? सर दो ऑब्जेक्ट जैसे। दो ऑब्जेक्ट। स्पेक्ट्रोमीटर का जो रेजोल्यूशन होता है, स्पेक्ट्रोमीटर का रेजोल्यूशन का अभी हम सिंपल मतलब बता देते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंट भी तुम्हारा रिलेटेड है, जब बताया जाएगा तब तुमको उसमें ही बताया जा सकता है। किसी स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है टू ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोमीटर का रेजोल्यूशन जब हम कहते हैं, बाय दिस व्हाट वी मीन इज दैट कि वो स्पेक्ट्रोमीटर दो बहुत क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ को, या दो वेवलेंथ्स यदि ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत कम गैप है, उसको ये सेपरेट कर पाता है कि नहीं। बाय द रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर, we mean the ability of the spectrometer to distinguish, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, टू डिस्टिंग्विश wavelengths that are very closely spaced। बहुत क्लोजली स्पेस दो वेवलेंथ्स को अलग अलग दिखाने की जो कैपेसिटी होती है, या जो एबिलिटी होती है, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर। अब इससे पहले जो भी हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया था, दैट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सम स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन इसके बाद जो नए स्पेक्ट्रोमीटर्स आने लगे जिनका रिजॉल्विंग पावर काफी अच्छा होता था, उसमें कुछ नई चीजें देखी गई। एंड ये जो कुछ भी नया उसमें देखा गया, जो कुछ भी डिफरेंट उसमें देखा गया, that could not be explained by the existing Bohr theory. With the advent of new spectrometers with high resolution, it was observed that the लाइन स्पेक्ट्रम, या जो लाइन्स हमको मिल रहे थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, दैट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हम इसको अभी सिंपल एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हाइड्रोजन वाज नॉट सो सिंपल। ये बहुत जितना सिंपल ये दिख रहा था पहले, एक्चुअली उतना सिंपल है नहीं। अब ये सिंपल नहीं है तो भाई कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें? सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अगर ये सिंपल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स माने क्या हो? कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे मतलब है, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स that many lines in the spectrum of hydrogen were actually not single lines। जो लाइन तुमको इससे पहले दिख रहा था सिंगल लाइन, एक्चुअली वो जो है इट इज नॉट ए सिंगल लाइन बट इट इज टू और मोर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। लेकिन इससे पहले स्पेक्ट्रोमीटर की लिमिटेशन की वजह से जो है हमको वो सिंगल दिख रहा था। फॉर एग्जांपल, सपोज
ये लाइन है, ठीक है। हम इसके बगल में एक और लाइन खींचता हूं। ये जो दोनों लाइंस है, अब मान लो इनका कलर जो है ये सेम ही, या इसका हम थिकनेस बढ़ा देता हूं, इसका हम थिकनेस जो है ये बढ़ा देता हूं, ये और दिस वन, इसका दोनों का हमने थिकनेस बढ़ा दिया। अब ये दोनों लाइन तुमको क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हम समझ सकते हैं। ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन अगर एक झटके में आदमी देखे तो क्या दिखेगा? एक दिखेगा कि दो दिखेगा? वन सर। ये एक ही लाइन दिख रहा है। तो ये जो इमेज है, the image above shows the line spectrum with the old spectrometers, that were used. अब जैसे ही नया जो स्पेक्ट्रोमीटर आया जो कि एडवांस था, उसमें ये कैसा दिखा? उसमें ये कुछ इस प्रकार से दिखा। इसको जो है थोड़ा सा अलग कर देते हैं। एक मिनट, वेट, रुक जाओ भाई, अभी आ रहे हैं। ये जो लाइन है, अब ये लाइन एक साथ ना दिख करके ये दोनों अलग अलग दिखने लगे। तो पहले जो तुमको सिंगल लाइन दिख रहा था, एक्चुअली वो देखा गया हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से कि दैट इट वाज नॉट ए सिंगल लाइन, इट वाज देयर आर टू लाइंस। तो ये नया ऑब्जर्वेशन था, ये नए इंस्ट्रूमेंट से देखा गया और इसको एक्सप्लेन कर रहा था। व्हाट, हाउ टू एक्सप्लेन दिस? इस चीज को क्या बोलते हैं? द इमेज अबव shows the line spectrum as observed by new spectrometers with high resolution. The single line was actually two lines that were very close to each other in terms of wavelength के टर्म्स में जो है ये बहुत नजदीक है, बहुत क्लोज है। ये जो फीचर है इसको बोला जाता है द फाइन स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर। फाइन मैंने समझते हो? फाइन शब्द का मतलब समझते हो? FINE, फाइन। सर महीन। बहुत, हाँ, बारीक या बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, जो अलग अलग चीजें होते हैं उसको हम लोग फाइन बोलते हैं। ठीक है, एक फाइन होता है मैंने जो फाइन लगा देते, लैब में कोई सामान तोड़ोगे तो फाइन लगा दिया जाएगा, पहले ये बता दें। तो ये जो दिस इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा ऑफ द हाइड्रोजन spectrum. This fine structure could not be explained by the existing Bohr model. जो existing Bohr model था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए जो है थ्योरी में रिफाइनमेंट की जरूरत है। Thus, the Bohr model required some refinement. इसको जो है रिफाइन करने की जरूरत थी, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत। समझ में आया यहां तक? फाइन स्ट्रक्चर का माने समझ में आया? यस सर।
फॉर एग्जाम्पल फाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये कौन सा समय है भाई क्लास में आने का? तुम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस कर लो, ये सब नहीं चलेगा ऑफलाइन मोड में कि 8 बजे का क्लास है, हम जो है 8:22 पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे चल जाता है, वहां नहीं चलेगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगी, भगा दिया जाएगा क्लास। थ्योरी क्लास से अगर ना भी भगा दिया गया तो जो है प्रैक्टिकल क्लास से तो एकदम भगा दिया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं, तुम्हारे फाइन स्ट्रक्चर की, तो ये इन्होंने ये देखा कि इसमें 3 लाइंस है हाइड्रोजन के, H अल्फा, H बीटा एंड H गामा, और ये तीनों लाइंस जो है दे आर एक्चुअली नॉट सिंगल लाइंस। वन एग्जांपल ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर was that ये पहली बार क्लास में आए हैं, कौन है ये? युवराज यादव। मन हुआ बस चले आए। ट्राई टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। तुम्हारी जो आदतें, अभी समय लगेगा इसमें, आई नो दिस इज नॉट इजी, लेकिन कुछ चीजें जो है बदलो तुम लोग, नहीं तो दिक्कत होगी। कभी मन किया घूमते फिरते क्लास में चले आए, ये वहां पे जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम लोग तो नहीं करेंगे, सीनियर टीचर्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सो रेक्टिफाई योरसेल्फ। One example of the fine structure was that the lines H alpha then you have H beta, और एक H गामा भी होता है, were not single lines, ये सिंगल लाइंस नहीं, they were observed to be 2 lines that were separated by a difference of 0.13 एंगस्ट्रॉम्स। ये 0.13 एंगस्ट्रॉम्स का जो डिफरेंस है, इसको डिटेक्ट कर पाना साधारण स्पेक्ट्रोमीटर के लिए संभव नहीं है। इसके लिए बहुत हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत होती है, जो बाद में आया, और ये चीज जो है यहाँ पर डिटेक्ट हुआ। नाउ दिस हैड टू बी एक्सप्लेन, इसको जो है एक्सप्लेन करना, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये थी कि बोर मॉडल ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया, नो डाउट इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट डिड एक्सप्लेन दिस इन ए वेरी गुड वे, लेकिन इसमें जो है कुछ मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस माने समझते हो? मिस्टीरियस, सर रहस्यमय। मिस्टीरियस, इसमें कुछ रहस्य, मिस्ट्री माने होता है रहस्य, रहस्य माने जो पता ना हो, मतलब जो पता नहीं, पता तो बहुत कुछ नहीं छिपा है, हो, जो छिपा हो सर, जो छिपा हो, या ऐसा कुछ राज है। राज कह रहे सर, राज। हाँ, राज, वही जो कुछ भी है उसको सीक्रेट बोलते हैं, राज को सीक्रेट बोलते हैं। मिस्टीरियस मतलब एनीथिंग दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द अवेलेबल अंडरस्टैंडिंग, विद द रहस्यमयी, अवेलेबल जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स है। हम लोगों का दिमाग, आंख, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। तो कुछ इसमें जो है रहस्यमय था। रहस्यमय क्या था? लेट मी टेल यू। इसमें जो एक मिस्ट्री ये था कि बोर ने जो ये क्वांटाइजेशन का पोस्टुलेट दिया, जिससे सारी चीजें एक्सप्लेन हुई, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन हमको मिल गया, कि उन्होंने जो है सेकंड पोस्टुलेट में कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। दिस पोस्टुलेट इज इटसेल्फ ए मिस्टीरियस थिंग, कि उनको माने व्हाट वाज द बेसिस, कि इन्होंने जो है एक बार में कह दिया कि ये जो है क्वांटाइज्ड होता है, mvr बराबर nh बार। सो हाउ डज दिस क्वांटाइजेशन कम इनटू प्ले? क्या ये क्वांटाइजेशन जो है रियली अचानक से उनको कोई गेस हुआ कि उन्होंने जो है
गेस तो नहीं हुआ, उनके पास थियोरेटिकल बैकग्राउंड था। सो ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, जो दैट इज एक्सप्लेनिंग द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, it was elaborated by Wilson and Sommerfeld. The mystery of the Bohr model was the quantization postulate. अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बोर को जो है सपना आया था और उन्होंने एक कह दिया ऐसा। ही हैड थियोरेटिकल बैकग्राउंड। उसके बाद उन्होंने कहा द क्वेश्चन वाज दैट was it possible to elaborate the quantization principle, or see in detail what the quantization principle was actually say। ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एक्चुअली क्या बता रहा है, किसके, क्या सिर्फ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन से जो है हमको एनर्जी क्वांटाइजेशन मिला, रेडियस का क्वांटाइजेशन मिला, वेलोसिटी का क्वांटाइजेशन मिला, फ्रीक्वेंसीज मिले, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बट सवाल ये था कि ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहां तक है, इसका एक्सटेंशन कहां तक है? द क्वेश्चन वाज, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, द क्वेश्चन वाज to what extent the quantization principle was extended, ये कहां तक एक्सटेंडेड। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम एक नए स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, और ये स्पेस जो है तुम्हारे साथ आगे तक, अगर एमएससी तक तुम फिजिक्स पढ़ते हो, वहां तक लगा रहे। द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल was modified by Wilson and Sommerfeld. Wilson and Sommerfeld ने जो है इसको मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया, पहले इसको समझते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज एक्चुअली, आई शुड से, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर क्वांटाइजेशन कंसेप्ट। इससे पहले एप्लीकेशन था। सर तुम लोगों से सर हाँ सर जिन लाइंस की सर आप बात कर रहे हैं सर, क्या वो जो हमारी बोर्स मॉडल है सर, उसके मैथमेटिकल टर्म से जो हम निकालते हैं सर, उससे क्या उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं था? नहीं, एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं था, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल ने क्या कहा? बोर्स मॉडल ने कहा कि जो लाइंस एमिट हो रहे हैं, वो लाइंस कैसे एमिट हो रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है। इस प्रोसेस में वो एनर्जी एमिट कर रहा है। एनर्जी कितनी एमिट कर रहा है? तो दोनों लेवल्स के बीच में n=3 और n=2 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी एमिट कर रहा है। ये एनर्जी जो है किसके फॉर्म में निकल रहा है? एक फोटोन के फॉर्म में निकल रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? EF - EI/h बार। ठीक, यस सर। ठीक है। अब अगर ये लाइन, अब ये जो फ्रीक्वेंसी बोर ने बता दिया भैया, फ्रीक्वेंसी जो है इससे निकालते, ठीक है, वो दिख रहा है। लेकिन अगर इसी लाइन को हम एक हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हम न्यू देख रहे हैं, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग हमको इसके पहले एक लाइन दिख रहा था, वो एक लाइन ना होकर के दो लाइन से जो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। समझ रहे हो? ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। सर इसका तो मतलब यही हुआ, इसका तो मतलब यही हुआ कि जो उनका मैथमेटिकल टर्म था सर, उसमें कुछ छूट गया था सर, जिसकी वजह से वो ये एक्सप्लेन नहीं होता। उसमें कुछ इनकम्प्लीट था, या उसमें जो है किसी और चीज की जरूरत थी, समथिंग वाज लैकिंग, जिसकी वजह से ये जो दो लाइंस का कंसेप्ट है, ये दो लाइंस का कंसेप्ट वहां से नहीं मिल रहा। उन्होंने सिर्फ बताया कि भैया ये जो है 3 से 2 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा, तो कहीं पर भी कुछ होगा ये ट्रांजिशन, उसके कोरिस्पॉन्डिंग फोटोन निकलेगा बाहर, लाइन दिखेगा।
लेकिन अगर ये एक लाइन, दो लाइन दिख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एग्जिस्टिंग बोर थ्योरी में नहीं था या बोर थ्योरी में कुछ कमी थी। तो ये एक पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा जो थियोरेटिकल मिस्ट्री, प्रॉब्लम ना कहे मिस्ट्री कहा जाता है उसको, ये था कि ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली हाउ टू डिस्क्राइब दिस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इन डिटेल। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज क्वांटाइज। तो पहला तो इंस्ट्रूमेंट से पता चला, उसको एक्सप्लेन करना था। तो इसके टोटल एक्सप्लेनेशन के लिए जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, दैट वाज modified or that was studied in more detail by Wilson and Sommerfeld। और इन्होंने जो है, इन्होंने क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल था, सबसे पहले इसको इन्होंने लिया एंड दे गेव टू लॉज, दो लॉज इन्होंने दी। सोमरफील्ड and Wilson modified the existing quantization principle एक सेकेंड, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल and came up माने सामने आना, with two laws, दो लॉज दिए। पहले समझो इसको क्या है। इसमें फिर से ये ऑसिलेशंस की बात आ रही है, खैर उसको हम नहीं पूछेंगे, वो तुम्हारा दूसरा टॉपिक। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर समझते हो? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यस सर। ये तो पता ही होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन किस तरह के ऑसिलेशन को बोलते हैं? सर जहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। kx माइनस kx f इज इक्वल टू माइनस kx। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए उसको सिंपल बोलते हैं। हार्मोनिक बोलते हैं क्योंकि इट इज डिस्क्राइब्ड बाय पीरियोडिक फंक्शंस, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। खैर, तो यहां पे इन्होंने जो कहा, इट इज टू सम एक्सटेंट इट इज रिलेटेड टू हार्मोनिक मोशन एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। खैर उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। और तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स में जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जो तुम्हारे हायर क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये सब हम बताएंगे कभी कि क्यों बार बार ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात आती है। खैर यहाँ पे आते हैं। इन्होंने जो नियम दिया वो ये दिया कि कोई भी अगर फिजिकल सिस्टम है और वो फिजिकल सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि उसमें जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। पीरियोडिक मैंने समझते हो ना? यस सर। जिस ये फंक्शन बताओ का पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फर्क होता है? सर एक्सेलरेटेड ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है और सर पीरियोडिक एक निश्चित टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता रहता है। नहीं, ये तो किताबी बात हो गई, कुछ सोच के और बताओ। व्हाट इज द, क्योंकि ये तो ठीक है, तुम्हारा जवाब गलत नहीं है, योर आंसर इज राइट। हम लोग हर जगह पढ़ते हैं हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए पीरियोडिक एंड ए ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन हमेशा एक ही पाथ पर होगा, पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि एक ही पाथ पर। एक ही पाथ पे जरूरी नहीं है। सर क्या होता है पीरियोडिक में सर किसी एक पॉइंट पे सर डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, लेकिन सर ऑसिलेशन में ऐसा नहीं होता है। सेम पॉइंट कोई पे भी सर पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन में जो अपने आप को रिपीट करे। तुम्हारा ये क्लास हर थर्सडे फ्राइडे को होता है, हर बार ये जो एक हफ्ते बाद रिपीट होता है, ठीक है? Is there any point of equilibrium in a periodic motion? नो Yes, सर। sir. नो सर। नहीं सर होता। ये तो लूप बना, वो रिपीट करता है, बस घूम रहा है चक्कर में। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है तुम्हारा ये अब क्योंकि अब तुम बीएससी में आ गए हो, तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि भैया ये टू एंड फ्रो मोशन मैंने पेंडुलम की तरह हिलते रहना इधर उधर, why does this to and fro motion occur? Because there is the equilibrium position.
और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटने पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, दैट टेंड्स टू ब्रिंग बैक टू इट्स रीस्टोरिंग पोजीशन। खैर ये तुम्हारा उसका टॉपिक है, पढ़ना इसको। तो यहाँ पर जो है, अगर हम किसी फिजिकल सिस्टम की बात करें जहां पर कोऑर्डिनेट जो है पीरियोडिक फंक्शन है टाइम का, then there exists a quantum condition for each coordinate। हर एक कोऑर्डिनेट के लिए क्वांटम कंडीशन है। पहले हम इसको लिख दें, फिर बताते हैं इसका क्या कहने का सेंस। If there is a physical system, there is a physical system that is described by coordinates that are periodic functions of time, then there exists a separate quantum condition for each such coordinate। हर एक उस कोऑर्डिनेट के लिए एक अलग क्वांटम कंडीशन है। माने ईच कोऑर्डिनेट, जो भी तुम्हारे फिजिकल सिस्टम को जितने भी कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जितने भी कोऑर्डिनेट्स तुमको उस फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स यदि फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है टाइम के, देन फॉर ईच कोऑर्डिनेट देयर इज ए क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ईच कोऑर्डिनेट इज सेपरेटली क्वांटाइज्ड। ईच कोऑर्डिनेट इज सेपरेटली क्वांटाइज्ड which mathematically means मैथमेटिकल, अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन देखें, मैथमेटिकल फॉर्म देखें, मैथमेटिकल फॉर्म किस प्रकार का होगा? मैथमेटिकल फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार का होगा। एंड दिस इज अगेन समथिंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो सर्कल इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल बना हुआ है, क्या मतलब होता है इसका? सरफेस इंटीग्रेशन। सर जो हमारा सरफेस होता है, surface हैं? तो क्लोज्ड लाइन ये इंटीग्रेशन। क्लोज्ड पाथ है। तो ये जो इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में पहले हम टर्म्स का मतलब लिख दें। लेट मी राइट द टर्म। तो यहाँ पे Q जो है, Q इज वन सच कोऑर्डिनेट। Q एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये स्मॉल लेटर होगा, वहां पर भी स्मॉल लेटर है। PQ जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस PQ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी। PQ is the momentum associated with the coordinate Q। Q के साथ एसोसिएटेड मोमेंटम जो है वो PQ है, ठीक है। NQ is a quantum number, separate quantum number that can take integral values। और ये जो इंटीग्रल है, इसका मतलब ये है कि ये एक पीरियड में लिया गया। ध्यान रखो, यहाँ पे Q जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। सो दिस Q हैज बीन टेकन ओवर वन पीरियड। जब ये रिपीट करता है अपने आप, उसके बाद समझते हैं ये इक्वेशन क्या कहता है। NQ is the quantum number which can take integral values, and the integral shows the closed path which is related to the periodic motion या periodicity हम लिखते हैं periodicity। अब ये जो छोटा सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कह रहा है, पहले इसको समझो, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर q एक कोऑर्डिनेट है, सपोज q कैन बी एनीथिंग, q तुम्हारा x हो सकता है, q तुम्हारा y हो सकता है, q तुम्हारा z हो सकता है, q तुम्हारा r थीटा फाई में से कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तुमने लिया। नाउ इन दिस सिचुएशन, मान लो सपोज q इज x, x एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो pq क्या होगा? pq क्या होगा? सर Momentum मोमेंटम along डायरेक्शन ऑफ x-axis. एक्स x एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, राइट, x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम हो, मतलब px होगा। तो यहां पे ये थ्योरी कह रहा है कि अगर x, इफ x इज सच कि वो जो है x एक्सिस पे पीरियोडिक है, रिपीट कर रहा है, एक क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, सो इन दिस सिचुएशन द क्वांटिटी mvx जो x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है, दैट इज क्वांटाइज्ड and it has a separate quantum number that is describing the quantization. अगर y एक्सिस की हम बात करें तो वहां पे mvy it is quantized and there is a separate quantum number that is expressing the quantization along the y axis. अगर हम r थीटा फाई की बात करें तो वहां पे r थीटा और फाई तीनों के लिए अलग अलग क्वांटम नंबर्स, ध्यान देना है। तो जो पहले, अब देखो ये कैसे रिलेटेड है, वो जो लाइन वाली बात है हम लोग उसमें आएंगे अभी। तो पहला स्टेप इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो n क्वांटम नंबर बोर ने बताया कि देयर इज ए क्वांटम नंबर n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इन्होंने इस n, बोर ने किस बारे में बात किया? बोर ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात किया ना? हेलो, Yes. Yes, sir. इन्होंने जो है इस क्वांटम नंबर n को, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे आज, इस क्वांटम नंबर n को इन्होंने तोड़ दिया इनटू सेवरल कंपोनेंट्स, बेसिकली ये किया, उसमें हम लोग आएंगे, पहले भी हम सिंपलेस्ट वर्ड में इसको लिख दें। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज ए कोऑर्डिनेट x and it is periodic along x axis, it is periodic along x axis, then the momentum along the x axis is mvx. This component of momentum is quantized and has a quantum number n subscript x, तो ये एक एग्जांपल है। दिस मीन्स for y and z and for other coordinate systems, हम इसको एकदम सिंपल छोटे लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जहां पे तुम्हारे r थीटा फाई ये सब होते हैं, there are separate quantization conditions for each axis, हर एक एक्सिस के लिए या हर एक डायरेक्शन के लिए एक सेपरेट क्वांटम नंबर होता है, एक सेपरेट क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है। यहाँ पे x के लिए अगर है तो एक क्वांटम नंबर x होगा, अगर y भी है तो y के लिए भी एक होगा और ny होगा, अगर z है तो z के लिए भी एक होगा, nz होगा। ठीक है, अगर हम r थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो r थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में r थीटा और फाई तीनों के लिए अलग अलग क्वांटाइजेशन कंडीशंस होंगी। दिस इज द फर्स्ट रूल proposed by Wilson and Sommerfeld. So this is the first
rule by Sommerfeld and Wilson to modify the quantization condition. In simple terms, Wilson and Sommerfeld broke नहीं कहे, या Sommerfeld proved that the quantum number n as proposed in Bohr's theory was actually, इसका हम लोग प्रूफ आगे देखेंगे, was actually composed of more than 2 quantum numbers. बेसिकली इन्होंने ये दिखा, समझ में आया क्या बोले? हेलो, यस सर। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सा जो है सिस्टम लेते हैं, और अगेन दैट सिस्टम इज दैट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम लोग उसी को लेके चलते हैं, ठीक है? उसमें तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा सिस्टम है। लेट अस सी, वी टेक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ simple harmonic oscillator. Simple harmonic composed से क्या मतलब है? क्या सर कंपोज्ड से क्या मतलब है? 2 क्वांटम नंबर को कंपोज माने क्या होता है? सर मिक्स कर देना, मतलब दोनों को। मिक्स कर देना नहीं होता, साइंटिफिक टर्म्स में बात करो। कंपोज मतलब होता है जो एक, अगर कोई वस्तु है जो तुम कोई दवा खाते हो तो उसका एक कंपोजिशन होता है, देखा है कभी? यस सर, यस। कितना परसेंट क्या है उसमें? परसेंट नहीं होता है वो उसमें एक ये दिया रहता है कि अगर इस दवा का 1 मिलीग्राम है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने हैं। ये उन सभी कंपोनेंट्स से बना हुआ एक टोटल प्रोडक्ट। तो यहां पे इन्होंने ये कहा कि ये जो क्वांटम नंबर पहले बोर ने प्रपोज किया था, दैट क्वांटम नंबर इज एक्चुअली नॉट ए सिंगल क्वांटम नंबर, बट इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 क्वांटम नंबर। अब ये एग्जैक्टली कैसे है हम लोग इसके आगे देखेंगे। हमारा जो लीनियर हार्मोनिक या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ इस प्रकार का होता है। ये हम लोग सब जानते हैं, होता है ना? यस सर। तो इसमें जो है एक पार्टिकल है m मास का, वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब जब हम इस मास को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि डिस्प्लेस करने पर जो है ये ऑसिलेट करेगा। हम लोग अभी ऑसिलेटर मोशन में नहीं जा रहे, हम लोग अभी किस में इंटरेस्टेड है? वी आर इंटरेस्टेड इन द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। A simple harmonic oscillator is a system where there is a mass m attached to a spring or spring constant k, and we assume, अभी हम लोग assume कर लेते हैं, there are no lossy factors। lossy factor माने डैम्पिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा। in this case the total energy क्या होता है सिस्टम का?
हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a हम पूछ स्क्वायर। रहे हैं किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस Kinetic पोटेंशियल energy एनर्जी हाँ। होता है सर। काइनेटिक सम ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। सो टोटल एनर्जी इज अगेन कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यही सिंपल सा कंसेप्ट लेके हम लोग चलेंगे, बस थोड़ा सा समझ। एक डिफरेंस खाली यहाँ पे होगा, वो भी डिफरेंस तुम जानते हो। हम जो है इसके टोटल एनर्जी को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, E K प्लस V माने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंट फॉर्म में ये भी तुमको पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? यस सर। यस सर। दूसरा वाला टर्म क्या है, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी। वी हैव यूज्ड, हमने क्या यूज किया है कि P जो होता है इट इज रूट अंडर 2me। रुक जाओ, हमको इक्वेशन डालने दो पहले। इंक इक्वेशन ही यूज करते हैं। P इज इक्वल टू रूट अंडर 2 m e। हम लोगों ने इसका यूज किया, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये जो सिस्टम है ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में, जो मास m है वो एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड द एक्स एक्सिस एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। We have considered the simple harmonic oscillator SHO। SHO माने वो स्टेशन हाउस ऑफिसर नहीं, simple harmonic oscillator in one dimension along x axis and x axis। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने px और py के x लिया, ठीक है। ये तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पे जो है अब ये जो सिंपल सा इक्वेशन है इसमें हम कुछ जो है वो मैथमेटिकली 3-5 करते हैं। जो लेफ्ट में टोटल E लिखा हुआ है, कैपिटल E, इसको हम राइट साइड में नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में लाने पे क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बोलो, कॉपी पे करके बोलो। ये मिलेगा। हेलो, यस सर। यस सर। अब Yes, अगर sir. सिस्टम Yes, का sir. सिस्टम में कोई लॉसी फैक्टर नहीं है, सिस्टम में जो है कोई डैम्पिंग वगैरह नहीं है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। स्प्रिंग कांस्टेंट भी जो है कांस्टेंट है हमारा। तो ये जो इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन है, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट विद डिफरेंट वैल्यूज। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन, दूसरे इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन इज ए कांस्टेंट विथ डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग वैल्यूज है लेकिन कांस्टेंट। इस तरह का इक्वेशन किसका होता है? इलिप्स। सर हाइपर पैराबोला, सॉरी सर, ये एलिप्स का। इलिप्स का है। और आगे बढ़ इलिप्स का जाते होता है हैं, सर। हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला है। एलिप्स का इक्वेशन होता है। इलिप्स यस को होता सर, है। एक बार ही बता। तो हमारे पास यहाँ पे एक नया ज्योमेट्रिकल फिगर आ रहा है, एलिप्स। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन ellipse. So we have a new geometrical figure, ellipse. अब सवाल ये है कि ये जो नया ज्योमेट्रिकल फिगर आया इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकली ये क्या बता है? We need to understand the physics of the elliptical shape
हम अभी किसका शेप है नहीं लिखेंगे, ये हम लोग जो है समझेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास कि ये एलिप्स का क्या मतलब, ठीक है। यस सर।